सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आज की इस क्लास में हम लेसन नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में है। साथ ही इसके कुछ अलग से भी रिलेटेड पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सप्लाई हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, सप्लाई कर्व हो गया। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट है जिसको आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि इस लेसन के थ्रू, इस क्लासेस के थ्रू आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट को मैं समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को बिना किसी फर्दर डिले के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या है। जैसे कि हमने लेसन 1, 2, 3 किया है, जो कि बेसिकली हमारे डिमांड से रिलेटेड था। तो आज की इस क्लास में हम सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, काफ़ी अलग से, थोड़े से डिफरेंट और थोड़े से टफ भी, जो इसके साथ में जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले हमें इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तभी हम टफ जो भी इसके रिलेटेड पॉइंट है उसको हम क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ सप्लाई। मीनिंग ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इसको नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो सप्लाई का मतलब होता है कोई भी प्रोड्यूसर्स, कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी उत्पादक अगर अपने प्रोडक्ट को किसी एक स्पेसिफिक टाइम में किसी एक फिक्स प्राइस पे जब उसको कस्टमर तक पहुंचाता है, मतलब कि जहां पे सामान को बनाया जा रहा है वहां से लेके जब कस्टमर तक किसी रेट पे, किसी प्राइस पे, किसी स्पेसिफिक यूनिट पे, किसी मतलब एक निर्धारित समय के अंदर जब उसको कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, तो इसका मतलब होता है सप्लाई। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताया गया है, सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कि सप्लाई रेफर करता है, बताता है किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी को, जो कि कोई भी जो प्रोड्यूसर्स है वो उसको प्रिपेयर करता है, किस उद्देश्य से, सेल करने के उद्देश्य से, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के उद्देश्य से कोई भी जो प्रोड्यूसर्स है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको बनाता है। साथ ही मार्केट में बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कि एक निर्धारित समय के अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर यूनिट को जब कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, तो ये कहलाता है हमारा सप्लाई। तो जैसे कि हमने डिमांड के बारे में पढ़ा है, सेम वैसे ही सप्लाई है। डिमांड जो है कस्टमर की तरफ से देखा जाता है कि कस्टमर कितना डिमांड कर रहा है, उनका क्या नेचर है। सेम वैसे जो सप्लाई है इसको ज़्यादातर रिलेट किया जाता है प्रोड्यूसर्स के साथ में, मैन्युफैक्चरर के साथ में, क्योंकि वो सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहले जो सप्लाई है उसको सबसे जो मेन पॉइंट जो इफेक्ट करता है दैट इज़ प्राइस। प्राइस और जो टाइम है वो किसी भी सप्लाई को निर्धारित करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद में जो एक गुड्स होता है, मान लो कोई भी जो प्रोडक्ट है जिसको सेलर जो है वो सेल करने के लिए बनाता है, तो उसको एक स्पेसिफिक मार्केट में एक प्रिपेयर कर लेता है कि किस तरीके से वो कितने प्राइस पे, कितने कौन से टाइम के अंदर इन सारी चीज़ों को मार्केट में सप्लाई करेगा। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है, प्राइस के बीच में, टाइम के बीच में और जो प्रोडक्ट है उनके बीच में। तो सेम इसी को हम कहेंगे सप्लाई। तो आई थिंक आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा कि सप्लाई का मतलब होता है कि एक निर्धारित समय के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक यूनिट को स्पेसिफिक प्राइस के द्वारा ही किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना ही सप्लाई कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एज ए कस्टमर हमने किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, मान लो उसकी 10 क्वांटिटी को, उसका जो मान लो 10 यूनिट को हमने ऑर्डर कर दिया है, वो जो ऑर्डर है वो प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया, उसको पता चल गया कि हमने इस सामान को ऑर्डर किया है। वो उसको क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको क्या करेगा, एक प्राइस फिक्स कर देगा कि इतने प्राइस पे वो सामान को बेचेगा, और हम भी उससे सेटिस्फाई है, हमें उस प्राइस पे चाहिए। तो वो क्या करेगा, उतने प्राइस पे बना के एक टाइम बता देगा, इतने टाइम में हमारे तक वो पहुंचा देगा। तो प्रोड्यूसर्स को जब पता चल गया कि इतने सामान को हमारे तक पहुंचाना है एक फिक्स प्राइस पे, तो यही कहलाएगा हमारा सप्लाई। और उसके बाद में जो सप्लाई है उसको काफ़ी सारे अलग जो फैक्टर्स है जो कि उसको डिटरमाइनिंग करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई। कि ऐसे तो हमें पता है जो सप्लाई है उसको सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो उसको इफेक्ट करता है, निर्धारित करता है, प्रभावित करता है, लेकिन कुछ अलग से भी फैक्टर है जो कि सप्लाई को डिटरमाइनिंग करता है, सप्लाई को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है।
तो सबसे पहले है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो उसका खुद का जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ को खरीदने का मन बना लिया है तो हमें पता है कि इसको प्राइस कितना है। प्राइस को देखें, क्वांटिटी को देख के जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ हम इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो वो क्या है, हमने वहाँ पे एक चीज़ को फिक्स कर लिया कि ये चीज़ हमें खरीदनी है। तो सेम वैसे ही वो जो प्राइस है, जो कि एक मैन्युफैक्चरर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वो उतने प्राइस पे सामान को बेचेगा या नहीं बेचेगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर जो प्रोड्यूसर्स है, अगर वो किसी भी कमोडिटी को एक हायर प्राइस पे या लोअर प्राइस पे, वो उसके प्रोडक्ट के पे डिपेंड करता है कि उसका सामान कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस को फिक्स कर देगा और उस प्राइस पे वो हमारे कस्टमर तक जितने भी सामान को पहुंचाता है। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सप्लाई को सबसे ज़्यादा निर्धारित करेगा। अब इसका रूल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस कम है तो उस कंडीशन में जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उसको सप्लाई भी ज़्यादा करेगा। मतलब कि यहाँ से जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स है वो सप्लाई को भी बढ़ा देंगे। अगर प्राइस कम है तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो कि उत्पादक है, वो उसके सप्लाई को भी, अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसको सप्लाई को भी बढ़ा देगा, अगर प्राइस कम है तो सप्लाई को घटा देगा। तो ये था हमारा प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स का मतलब है कि जिस सामान को कोई भी जो उत्पादक है बेच रहा है, जिस तरह का सामान जो उत्पादक मार्केट में सप्लाई कर रहा है, अगर उसी तरीके का जो प्रोडक्ट है, अगर कोई दूसरा जो उत्पादक है वो भी अगर उसको मार्केट में सप्लाई कर रहा है तो ये आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स कितना है, कि हमारे जैसा जो प्रोडक्ट दूसरे सप्लायर जो बना रहे हैं, उसको सप्लाई कर रहे हैं, उनका प्राइस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो प्राइस है, मतलब एज ए मैन्युफैक्चरर अगर बात करें तो उसका भी जो प्राइस है वो अलग चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर इफ़ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स हैज़ इंक्रीज, कि अगर कोई जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या होगा, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच प्रोड्यूसर हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग, कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं हैज़ नॉट इंक्रीज और नॉट इंक्रीज द सेम। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जो सामने वाला जो उत्पादक है वो सामान को प्राइस को बढ़ा दे रहा है, तो हम तो नहीं बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हम अपने मन में तो ये लेके चलेंगे ना कि कस्टमर अब हमारे सामान को ज़्यादा खरीदे। अगर वो कस्टमर अगर उनके सामान को खरीद रहे थे, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, तो कस्टमर क्या चाहेंगे, कस्टमर अब उससे हटना चाहेंगे। अब कस्टमर चाहेंगे कोई नया प्रोडक्ट हम यूज़ करें। तो हम क्या चाहेंगे उस कंडीशन में कि जो कस्टमर जो उनके तरफ से हटना चाहते हैं, मतलब वो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, उनको हम अपनी ओर लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, हम अपोजिट में चलेंगे। अगर हमारा सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है अगर वो प्राइस को बढ़ा रहा है तो हम उस कंडीशन में नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कई बार सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि हमें भी बढ़ाना पड़ सकता है, अगर हमारे रिसोर्सेज काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल कंडीशन की, तो वहाँ पर अगर हमारा कॉम्पिटिटिव जो हमारे साथ कॉम्पिटिशन करने वाला व्यक्ति है, अगर वो प्राइस को इंक्रीज करे तो हम उस कंडीशन में नहीं करेंगे। अगर वो प्राइस को डिक्रीज करे तो हम भी चाहेंगे थोड़ा सा डिक्रीज करें, ताकि जो दूसरे कस्टमर है हमारी तरफ भी आ जाए। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉल व्हेन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कि जैसे ही किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा हम अपने सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे और वाइस वर्सा कर देंगे। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्राइस को कम कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम हर तरीके से ऐसा करेंगे कि जिससे जो कस्टमर है हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित रहे, हमारे कस्टमर भी हमारे साथ बने रहे, साथ ही जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके कस्टमर भी हमारी तरफ आ जाए। तो एज अ सप्लायर हम ऐसा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है हमारी तरफ से रहे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम प्रोडक्शन करते हैं तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। रिसोर्सेज का मतलब है जैसे कच्चे माल हो गए जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज आता है तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से भी प्रभावित होता है। इसका मतलब ये है कि जब
प्राइस में राइजेस आ जाता है कि मान लो प्राइसेस बढ़ रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, तो इससे क्या होगा, हमें क्या, हमारा जो सामान है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि मान लो आप किसी एक यूनिट को बनाने पे आपका खर्चा पहले 1000 रुपये होता था किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में। अब आपका रिसोर्सेज इतना ज़्यादा महंगा हो गया, कच्चा माल इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि अब 1000 की जगह हमें 1200 रुपये का पड़ रहा है, और हम 1000 रुपये को बना के 1100 में बेचते थे। ऐसा बस आप एग्जाम्पल के लिए समझना ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि अगर कोई भी सामान को आप 1000 रुपये में बना के 1100 रुपये में उसको बेच रहे थे, अब क्या हुआ, रिसोर्सेज महंगा हो गया, अब आपका सामान ही 1000 की जगह पे 1200 रुपये का बन रहा है, तो अब तो आप 1100 में नहीं बेच सकते ना, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस कंडीशन में, प्राइसेस को 1200 रुपये से बढ़ा के और ज़्यादा करना पड़ेगा। वो हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि हम 1400 करें, 1600 करें, 1700 करें, कितना करें, वो हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हमारे प्रोडक्शन की लागत में जितनी ज़्यादा वृद्धि आएगी हमें प्राइस को उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अगर प्राइजेस कम हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राइजेस को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे, कि किस तरीके का सिचुएशन मार्केट में चल रहा है। उसके बाद है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि हमें पता है कि किसी भी संस्था में देख लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, टाइम टू टाइम नई नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी की अकॉर्डिंग है अगर हम सामान को बनाते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो वो मार्केट में चल पाते हैं। अदरवाइज वो मतलब जो एक मार्केट में जो एक चलन रहता है किसी भी सामान का, वो अपने कॉम्पिटिशन से पीछे हट सकता है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपने टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसका सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम नए टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो उससे हमें लॉस ना होके प्रॉफिट ही होता है। तो डिपेंड करता है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे कि हम किस तरीके के टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देयर हैव मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस वेराइटीज़ ऑफ गुड एट लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हम टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ करके अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखते हैं तो इससे क्या होगा, द सप्लाई ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटी हैज़ इंक्रीज। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सप्लाई घटने की जगह उल्टा बढ़ सकता है। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ये डिफाइन करता है कि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्राइजेस को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी सही है, उसका यूजेस सही है, तो उस कंडीशन में क्या है, जब हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रख सकते हैं और सप्लाई को बढ़ा सकते हैं उसी प्राइस पे। देन उसके बाद है द गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, कि जो उत्पादक है, जो कि सामान को बना रहा है, जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर है, उसके गोल पे भी इस चीज़ को मतलब कि उसको डिटरमाइन किया जाता है। कैसे किया जाता है कि मान लो एक नया नया ब्रांड है, नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो उत्पादक है वो मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि उसका प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बस कस्टमर तक पहुंच जाए और कस्टमर उसको पसंद कर ले। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर्स है उसका गोल रहेगा ज़्यादा प्रॉफिट ना अर्न करना। उस टाइम पे उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेन जो गोल रहेगा, वो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। तो ये डिपेंड करता है कि गोल ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या है। अगर उसका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, तो वो क्या चाहेगा, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो ये क्या हो गया, हमारा गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हो गया कि प्रोड्यूसर्स का, मैन्युफैक्चरर का जैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसा गोल्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो सप्लाई है वो निर्धारित हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि अगर किसी भी प्रोड्यूसर्स का मेन गोल ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना है,
तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, प्राइजेस को ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसका मेन गोल्स रहेगा कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस एक नॉर्मल सा प्रॉफिट चाहिए और अपने कस्टमर के पास तक सामान को पहुंचाना है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, कम से कम प्राइजेस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा। तो ये है हमारा गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा जितना पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किया है, मतलब कि मीनिंग ऑफ सप्लाई और फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई। तो जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किया आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि डाउट को क्लियर करते हुए ही हम सारे लेसन को डिस्कस करने वाले हैं, सारे पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सप्लाई का कानून, या जिसको हम बोलते हैं, अब जो सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है प्राइस से। अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो हायर प्राइस पे अपने क्वांटिटीज़ को मेंटेन रखते हुए ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा। मतलब कि प्राइस में और जो सप्लाई है इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा। मतलब कि ज़्यादा प्राइसेस पे ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा, कम प्राइस पे कम सप्लाई किया जाएगा। तो ये है हमारा सिंपल लैंग्वेज में लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल लैंग्वेज में लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन, कि लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है हमें, जो सप्लाई का जो कानून है, नियम है, ये हमें ये बताता है कि हायर प्राइस पे क्वांटिटी को मेंटेन रखते हुए सबसे ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा, और प्राइजेस कम है तो उस कंडीशन में सप्लाई को कम किया जाएगा। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कम से कम सामान को मार्केट में बेचना चाहेगा। उसके बाद है कि जैसे कि प्राइजेस जो है लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सप्लायर है वो ज़्यादा बेचना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो वो चाहेगा कि उसके सामान को थोड़े टाइम के लिए रोक लेते हैं, आगे जाके उसको हायर प्राइस पे बेचेंगे, इस टाइम पे कम से कम सप्लाई करें। तो ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद में अब हम डिस्कस करने वाले इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि इस लेसन के बारे में हमने बेसिक पॉइंट को तो समझ लिया। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है सप्लाई कर्व के बारे में, कि सप्लाई कर्व क्या बताता है, किस तरीके से यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से क्यों दिखाई दे रहा है, ये इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है एग्जाम्पल के लिए, कि अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि प्राइजेस दे रखा है किसी भी बॉल पेन का, और यहाँ पे क्वांटिटी दे रखा है कि 1 रुपये पे हम 10 पेन को बेच रहे हैं, जब 1.50 रुपये हो गया, जिसको हम हिंदी में 1.5 रुपये बोलते हैं, इस पे हम क्वांटिटी को 14 दे रहे हैं, 2 रुपीज़ पे हम 17 पेन को बेच रहे हैं, और 2.50 जिसको हम 2.5 बोलते हैं, इस पे हम 19 पेन को बेच रहे हैं। तो ये क्या है, सप्लाई बता रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रही है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल सा जो सप्लाई है उसका लॉ बताता है कि किस तरीके से प्राइजेस बढ़ने पे हम उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म, कि किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सप्लाई कर्व है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे, कि यहाँ पर जो आपको मैंने अभी अभी बताया है कि 1 रुपये पे 10 पेन को बेच रहे हैं, 1.5 रुपये पे 14 को, 2 रुपये पे 17 और 2.50 पे 19। इसको देखो यहाँ पे फिगर पे बता रखा है, फिगर के थ्रू, मतलब कि जैसे कि इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है कि 1 रुपये पे यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बता दूँ कि जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हम प्राइस को बताते हैं, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम क्वांटिटी को बताते हैं। ये बिल्कुल फिक्स चीज़ होती है, इसके थ्रू हम अपने डिमांड कर्व को, अपने सप्लाई कर्व को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखो 1 रुपये पे यहाँ पे हम 10 को दिखा रहे हैं, कि यहाँ से 10 रुपये का हमने 10 जो क्वांटिटी है उसको हमने सप्लाई कर दिया, कितने रुपए पे, 1 रुपये पे, जो 1.50 हो गया। ये ना यहाँ से लेके गया, अगर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ऐसा किस तरीके से कर दिया जा रहा है। ये जो एग्जाम्पल लिया गया है ना, इसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि 1.5 रुपये पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 14, तो 1.5 रुपये यहाँ पर हो गया, और 1.5 रुपये के साथ में यहाँ पे 12 से थोड़ा सा आगे जा रखा है, मतलब कि 14 दिखा रखा है। उसके बाद जो थर्ड है 2 रुपीज़ पे 17 है, तो यहाँ पे आपको 2 रुपीज़ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 16 से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि 17, और उसके बाद 2.50 पे 19, तो 2.50 पे यहाँ पे 19, मतलब 20 से थोड़ा सा पीछे जा रखा है।
तो ये पहले हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जितने भी हमने पॉइंट लगाए थे उससे हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन बना दी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा तिरछा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्लाई कर्व जो है इसी तरीके से दिखाई देता है जब उसको हम कंप्लीट बना लेते हैं। तो यहाँ से आपको डायग्राम के थ्रू क्या पता चला कि जैसे जैसे प्राइसेस जो बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है, वो बिल्कुल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। जैसे जैसे प्राइसेस अप होता जाएगा जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल आगे की तरफ ऐसे चलती जाएगी। तो ये क्या है, हमारा सप्लाई कर्व है। यहाँ पर इन लाइंस में भी वही चीज़ बताया गया जो कि मैंने आपको समझाया। तो यहाँ से एक लाइन ये समझ लेना, जो सप्लाई कर्व है इसका जो स्लोप है, मतलब कि इसकी जो दिखावट है ये किस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है, तो ये अपवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि ये आपको यहाँ पे देख सकते हो आप, लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड ये हो गया, तो ये आपको लेफ्ट से लेके राइट साइड में जाते हुए दिखाई देगा, थोड़ा सा टेढ़ा में जाएगा, लेकिन जो सप्लाई कर्व है इसी तरीके से दिखाई देता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा रहता है, तो आप वहाँ पे बताओगे अपवर्ड रहता है लेफ्ट से लेके राइट तक में। और पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया था, और जो डिमांड कर्व रहता है उसका कैसे जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, और जो सप्लाई कर्व है उसका लेफ्ट टू राइट जाता है। तो ये तो हमारा हो गया सप्लाई कर्व के बारे में। सप्लाई कर्व क्या है, किसी भी एक मैन्युफैक्चरर का, किसी भी एक प्रोड्यूसर्स का, किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है कि वो कितना ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि मार्केट सप्लाई कर्व है क्या। मार्केट सप्लाई कर्व का मतलब ये है कि जैसे कि एक मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारे ब्रांड रहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि हम अपने घर में कोलगेट यूज़ करते हैं, मान लो मैं अपने घर में कोलगेट यूज़ करती हूँ, कोई आप कुछ और यूज़ करते होंगे, कोई दूसरा पर्सन जो है उसको पेप्सोडेंट यूज़ करता होगा, कोई तीसरा पर्सन होगा वो पतंजलि यूज़ करता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में हमारे किसी एक नीड को कंप्लीट करने के लिए दुनिया भर का प्रोडक्ट है आज के टाइम में। तो ये क्या है, अगर हमारे लिए इतने सारे प्रोडक्ट जो अवेलेबल है कि हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को खरीदें, किसको प्रेफर करें, तो लेकिन हमारी तो यहाँ पे पसंद देखी जाएगी कि हमें कौन सा ब्रांड खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट को लेना है। बट इतने सारे जो प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल है, तो इनके जो प्रोड्यूसर्स भी तो होंगे, इनके मैन्युफैक्चरर भी तो होंगे जो इतने सारे सामान को बना रहे हैं। तो जब एक मार्केट में इतने सारे जो सप्लायर रहते हैं, उसी को अगर हम एक जगह उनके सप्लाई को डिस्कस करें तो वो कहलाता है हमारा मार्केट सप्लाई कर्व, जिसके अंदर हम एक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो सप्लायर है उनके सप्लाई कर्व को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा यहाँ पे सप्लायर के सप्लाई कर्व को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो, फर्म ए के सप्लाई कर्व को दिखाया गया है, फर्म बी को दिखाया गया है, और जब फर्म ए और फर्म बी दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो वो बन जाता है हमारा मार्केट, जिसको हम मार्केट सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले फिगर के थ्रू, पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं टेबल के थ्रू कि किस तरीके से बताया गया, तभी हम डायग्राम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया प्राइस को कि 1 रुपीज़ पे जो ए पेन है, जो फर्म ए है, मतलब जो मान लो ये दो कंपनी है, यहाँ पे कंपनी नंबर ए है, ये कंपनी नंबर बी है। तो कंपनी जो ए है इसके बारे में पहले देखेंगे कि ये 1 रुपीज़ पे 10 पेन को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 1 रुपये पे 10 पेन दे रहा है। उसके बाद 1.5 रुपये पे वो 14 को दे रहा है, 14 पेन को दे रहा है। 2 रुपये पे वो 17 पेन को दे रहा है, और 2.50 प्राइस पे वो 19 को दे रहा है। मतलब कि इतने प्राइजेस पे वो इतने क्वांटिटी को मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर हम बी कंपनी की बात करें तो वो 1 रुपये पे 11 पेन को देता है, 1.5 रुपये पे 15, 2 रुपये पे 18 और 2.50 पे वो 20 दे रहा है। ये हमारा जो कंपनी नंबर सेकंड है उसके बारे में दे रखा है कि वो इतने प्राइस पे कितनी ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, मार्केट सप्लाई को फाइंड करेंगे। इसको कैसे करेंगे, हम फर्म ए को फर्म बी को, मतलब कि दोनों कंपनी के जो सप्लाई है, अगर हम इसको प्लस कर देंगे, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई। तो यहाँ पर 10 और 11 को प्लस किया तो 21, 14 और 15 को किया तो 29, 17 और 18 को किया तो 35, 19 और 20 को किया तो 39। तो ये प्लस करके हमने देख लिया कि मार्केट सप्लाई है क्या।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि जैसे कि फर्म ए है, कंपनी ए है, ये 1 रुपीज़ पे कितने को बेच रहा है, कितने पेन बेच रहा है, 10 बेच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, वाई एक्सिस पे प्राइस को दिखाएंगे और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइजेस को पहले देख ले, 1.50, 1 रुपीज़, 1.50, 2 रुपीज़ और 2.50। तो 1 रुपीज़ पे वो कितना बेच रहा है, 10 बेच रहा है। 1.50 पे वो कितना करेगा, यहाँ पे जाके देखोगे आप 14 बेच रहा है। 2 रुपीज़ पे वो कितना करेगा, 17 करेगा। और 2.50 पे वो कितना करेगा, 19 करेगा, जो कि आपको 20 से थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया कंपनी नंबर फर्स्ट की बात। अब कंपनी नंबर सेकंड की देखो, ये 1 रुपीज़ पे 11 पेन को दे रहा है। उसके बाद 1.50 पे 15 को दे रहा है, 2 रुपीज़ पे वो 18 को दे रहा है और 2.50 पे वो 20 रुपीज़ को दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट का भी यहाँ से चेक करेंगे, 1 रुपीज़ पे 21 है, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ पे इसकी क्वांटिटी को 21 दिखाएंगे। 1.50 पे इसके 29 को दिखाएंगे, तो 1.50 पे हम 29 को दिखाएंगे, जो कि आपको 30 से थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 रुपीज़ पे 35 दिखाएंगे, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ और यहाँ पर 35 रुपीज़। और 2.50 पे यहाँ पे है 39, तो 2.50 पे यहाँ पर है 39, जो कि 40 से थोड़ा सा कम है। अब क्या करेंगे, इनको हमने बना लेंगे पहले डॉट डॉट करके, उसके बाद जो इसका लाइन है इसको हम बिल्कुल खींच देंगे, मतलब लाइन से लाइन मिला देंगे, और आपका यहाँ पे सप्लाई कर्व कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से लेफ्ट से लेके राइट की तरफ थोड़ा सा मुड़ते हुए जा रहा है ऊपर की साइड में। और ऊपर की साइड में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिससे हम देख के भी ये पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रही है वैसे वैसे जो सप्लाई करके जो क्वांटिटी है, मतलब जितना जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जिससे हम ये जान सकते हैं और ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ता है वैसे वैसे जो सप्लाई है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ लेना और अपने डाउट को क्लियर कर लेना, क्योंकि इस लेसन में सप्लाई के बारे में हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली क्लास में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, तो टफ चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे पॉइंट को सही तरीके से क्लियर कर लेना। यहाँ से आप टेबल को देख के अपने रफ कॉपी में इसको बनाने की कोशिश करना। उससे क्या होगा कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि डायग्राम को देखने से चीज़ें क्लियर नहीं होती है। वैसे तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बट एक बार आप इस टेबल के थ्रू बना के देखना। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लाइन दिखाई दे रहा है, इसमें वही चीज़ को बताया गया जो कि मैंने आपको समझाया, तो आप इसे रीड भी कर लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। या आप अगर क्लासेस के जो ऑडियो में आपको मतलब बोल के जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसे भी सही तरीके से थोड़ा सा सुन लोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। करेंगे कि अगर जो सप्लाई है उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे होता है। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज़ का मतलब होता है घटना, कि सप्लाई में कौन से कंडीशन में जहाँ पे प्राइजेस का मैटर किया जाता है कि प्राइजेस का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सप्लाई है उसमें वृद्धि या जो उसमें कमी होती है वो किस तरीके से होता है। तो इसमें पहले यही बताया गया कि जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन क्वान्टिटी सप्लाइड, कि जो सप्लाई कर रहे हैं जो क्वान्टिटी का जो मात्रा है, मतलब कि जो भी चीज़ हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी कितनी मात्रा है, उसमें वृद्धि कब होती है और उसमें जो कमी है वो कब होती है। तो सबसे पहले करेंगे ऑन ए सप्लाई कर्व क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस, कि हमें जैसे कि पता है कि सप्लाई में और प्राइस में सबसे ज़्यादा आपस में रिलेशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस आता है, मतलब कि प्राइजेस में जल्दी चेंजेस आने से उसके अकॉर्डिंग जो सप्लाई है उसमें भी चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि अगर प्राइजेस में इंक्रीजमेंट होगा तो सप्लाई में भी इंक्रीजमेंट होगा, अगर जो प्राइस है उसमें अगर डिक्रीज हो जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सप्लाई में भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो इनका एक मेन सा इफेक्ट है जो कि आपस में कनेक्टिविटी बनी रहती है। उसके बाद ये आपको कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू अब हम समझने वाले हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड कब जाता है, राइट साइड किस तरीके से जाता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है सप्लाई कर्व ABC, ये तो नॉर्मल सा है जहाँ पर जिसको हम बेस मान के चलेंगे, इसके आधार पर हम देखेंगे जो सप्लाई है उसमें डिक्रीज कब होता है, उसमें इंक्रीजमेंट कब होता है।
तो सबसे पहले जो डायग्राम है इसको देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको P1 दिखाई दे रहा है, P2 P3। इसका मतलब ये है कि प्राइजेस को दिखाया गया कि पहले ये प्राइस था, फिर ये प्राइजेस हो गया, फिर ये बढ़ गया, मतलब कि प्राइजेस जो है वो बढ़ गई। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो हमारा क्वांटिटी है वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले Q1 है, फिर Q2 है, फिर Q3 है। तो इस तरीके से दिखाया गया किस तरीके से जो सप्लाई है उसमें भी चेंजेस हो जाता है ड्यू टू प्राइजेस में चेंजेस होने की वजह से। तो पहले हम यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइजेस में जिस तरीके से ज़्यादा वृद्धि होगी ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे ही हमारा जो क्वांटिटी का जो एक लेवल है वो बिल्कुल आगे की तरफ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगा। उसके बाद जैसे कि पहले हमारा जो बेस पॉइंट है जैसे ए, बी और सी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम अपोजिट की तरफ से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि पहले प्राइस अगर P3 था, उसके बाद जो प्राइजेस P2 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो सप्लाई है पहले Q3 था वो कम होकर कहाँ पे आ गया, Q2 पे आ गया। अगर इसी तरीके से जो प्राइस है P2 से कम होकर अगर P1 पे आ जाता है तो इससे क्या होगा, जो क्वांटिटी है वो Q2 से कम होकर Q1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिखाया गया कि जब सप्लाई कर्व में अगर वृद्धि होती है, मतलब कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो ये आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। और जब इसमें डिक्रीजमेंट होगा, कमी होगा, तो ये आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एरो बना के भी दिखा रहा है कि किस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमारा सप्लाई कर्व। उसके बाद अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, कि अब हम ये देखेंगे यहाँ पर जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि सप्लाई कर्व किस तरीके से दिखाया गया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो सप्लाई कर्व है उसमें जब इंक्रीज होता है तब ये कैसे, मतलब किस साइड जाती है, जब डिक्रीज होता है, कमी आती है, तो ये किस साइड चला जाता है, मतलब सप्लाई कर्व का जो दिखावट है वो किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो वैसे तो हमें पता है कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो अगर कॉन्स्टेंट रहे, लेकिन अगर सप्लाई चेंज में चेंजेस तब आ जाता है जब दूसरे फैक्टर भी में भी अगर कोई चेंजेस आ जाता है। मतलब कि जैसे प्राइस में चेंज होने से हमारे सप्लाई में चेंजेस आ जाता है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइसेस में चेंजेस ना आने के बावजूद भी जो दूसरे फैक्टर होते हैं उसमें चेंजेस आने के बाद हमारा जो सप्लाई कर्व है उसमें चेंजमेंट आ जाता है। अगर हम इसके रिजल्ट को चेक करें तो अगर प्राइस के अलावा दूसरे अगर फैक्टर में चेंजेस आ जाता है जिसके वजह से हमारा जो प्राइस बढ़ जाता है, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगा। और इसके अपोजिट भी हो जाता है कि अगर मान लो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया या दूसरे अलग फैक्टर हो गए जिसके वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गया, मतलब कि हमारा प्राइसेस जो है पहले की तुलना में काफ़ी कम लग रहा है लागत, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएगा, और प्राइस कम हो जाएगा तो जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो P को फिक्स करके माना कि मान लो कि जो प्राइस है वो फिक्स है, और यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे रहा है जो ओनली S पॉइंट है, ये आपके सप्लाई को डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये सप्लाई कर्व है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने क्वांटिटी को कम कर दिया, मतलब कि M2 कर दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इससे अब आपको दिखाई देगा जो सप्लाई कर्व है S से कम होकर S2 हो गया, मतलब कि पीछे की तरफ चला गया। और जैसे ही जो क्वांटिटी है बढ़ गई, मतलब M1 आ गया, वैसे ही जो सप्लाई कर्व है S से बढ़ के S1 आ गया। तो ये दिखा रहा है कि अगर इंक्रीज हो गया तो इस साइड चला जाएगा आपका सप्लाई कर्व, अगर सप्लाई में डिक्रीजमेंट हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये इसका जो कर्व है ये इस साइड चला जाएगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज का बता रखा है कि डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आ रहा है। यहाँ पर भी इन लाइन में भी यही बताया गया है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, द सप्लाई कर्व SS will shift to the right and new supply curve will be S1 कि यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है कि S सप्लाई कर्व है, और जैसे ये बढ़ गया वैसे ये S1 बन गया, और जैसे इसमें कमी आ जाएगा ये S2 बन जाएगा, मतलब पीछे की ओर चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि हमने डिमांड वाले चैप्टर में उसमें तो डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इसका जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी था, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा लेंथी नहीं है। यहाँ पे थोड़े से ही कॉन्सेप्ट के अंदर समझ लेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किस तरीके से प्रदर्शित करता है, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड द डिग्री ऑफ, मतलब कि ये पहले हमें डिग्री बताता है एक तरीके से कि एक जो सप्लाई है उस पर आप कितनी क्वांटिटी को सप्लाई करते हो प्राइजेस में चेंजेस होने के बाद। मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर हम ये देखते हैं जो एक क्वांटिटी है जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर तक, वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे और प्राइजेस में चेंजेस आने के बाद किस तरीके से जो हमारा सप्लाई है वो चेंज हो जाता है। तो इसको अगर हम मेज़र करें इसके इलास्टिसिटी को, तो इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, कि हमारे जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी में कितना ज़्यादा परसेंटेज चेंजेस आया है, बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइजेस में कितने परसेंटेज जो चेंजेस आया है। तो यहाँ पर हमने दिखाया डेल्टा QS, इसका मतलब ये है कि हमारे क्वांटिटी में कितना ज़्यादा चेंजेस आया है,
वाई में रखा है क्यू, क्यू का मतलब है जो क्यू क्वांटिटी जो उसका बेस रहेगा, मतलब कि पहले वाला क्वांटिटी, जब हमने क्वांटिटी को बदला है, मतलब वो तो हम डिनोट करेंगे डेल्टा क्यू से, और बाई में क्यू रखेंगे जो बिना चेंजमेंट के है, जो पहले वाला क्वांटिटी है जिसको हम पहले सप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई में क्यू। उसके बाद बाई में रखेंगे डेल्टा पी, इसका मतलब कि है कि प्राइजेस में कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया वो, और बाई में पी जो हमारा पहले वाला प्राइस रहेगा उसके जिसको हम बेस मान के चलेंगे, मल्टीप्लाई में 100। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा डेल्टा क्यू एस बाई में डेल्टा पी और फिर मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू एस। तो इस तरीके से यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 0 से इन्फिनिटी तक बीच में जितने भी इसके 5 सिचुएशन आते हैं वो किस तरीके से अपने आप को एक तरीके से बताते हैं कि कब कौन सा केस दिखाई देगा आपको। तो सबसे पहले ये बताया कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है 0 है तो उसको हम मानेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल इन दिस केस, और जो सप्लाई कर्व है वो आपको इस केस में वर्टिकल दिखाई देगा। उसके बाद में अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी है तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक, और यहाँ पर आपका जो सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। उसके बाद में अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे सप्लाई जो है हमारा इलास्टिक है, और इस कंडीशन में आपको जो सप्लाई कर्व दिखाई देगा वो आपको वर्टिकल एक्सिस से, मतलब कि उसके पास से पास करता हुआ दिखाई देगा, आपको वर्टिकल फॉर्म में दिखाई देगा। अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है 1 से कम है, मतलब कि 1 यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक होगा, और इस कंडीशन में आपका जो सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा आपको। और मतलब कि इसका जो एक पासिस का एक मतलब जो बोलते हैं ना प्रेजेंट किस तरीके से कर रहा है उसका वहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कर्व है उसका जो क्वांटिटी है वो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पास में दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल रूप से आपको वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है कि अगर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 1 के बराबर है तो हम इसको यूनिट इलास्टिक बोलेंगे, और यहाँ पर जो आपका सप्लाई कर्व है बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे कि सप्लाई कर्व को जिस तरीके से हम देखते हैं पढ़ते हैं आपको नॉर्मल तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ को दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर आपको परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये इलास्टिक सप्लाई है, इनइलास्टिक है, और ये जिसको हम यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका क्वांटिटी फिक्स रहेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग दिखाया गया चेंजमेंट। यहाँ पे आपका प्राइस फिक्स हो जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंजेस आता है, और यहाँ पर ये अलग अलग केस है जहाँ पर हम इलास्टिक और इनइलास्टिक को पढ़ते हैं, और ये हमारा हो गया यूनिट इलास्टिक। तो यहाँ पे जाके जो आपको दिखाई दे रहा है लर्निंग आउटकम्स आ गया, मतलब कि यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो आप लेसन को अगर आपने सही तरीके से समझा होगा तब आप इजीली इनके आंसर दे सकते हो। तो आई थिंक आपको क्लासेस सही लगा होगा। छोटा सा लेसन था हमारा, लेसन नंबर 4 जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से बता दिया गया है। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आई होप क्लासेस आपके लिए सही हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सही लगे तो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको अलग अलग सब्जेक्ट के काफ़ी सारे क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो चैनल जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। सो अगर क्लासेस सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच।